गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जनरल साइंस में केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम केमिस्ट्री में फिज़िकल और केमिकल चेंजेस पढ़ेंगे। यहीं बेसिक से स्टार्ट होती है ये कि किसी केमिकल रिएक्शन में जो चेंजेस होते हैं या क्या चेंजेस से केमिकल रिएक्शन होती है या फिर क्या क्या होता है उसमें। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फिज़िकल और केमिकल चेंज क्या होता है। फिज़िकल चेंज वो चेंज होते हैं जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि कलर, हार्डनेस, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट। ये सब क्या है? ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी मैटर की। पर जो फिज़िकल चेंजेस होते हैं ये किसी भी केमिकल रिएक्शन के या फिर किसी भी मैटर के या किसी भी एलिमेंट के या कंपाउंड के कॉम्पोजिशन को कोई अफेक्ट नहीं करते, ना ही उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करते हैं। तो ये कौन से चेंजेस होते हैं? फिज़िकल चेंजेस। फिज़िकल चेंजेस के एग्जांपल्स क्या क्या हैं? क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, बॉइलिंग, मेल्टिंग, वेपराइजेशन, कटिंग ऑफ ट्रीज, डिसॉल्विंग शुगर, सॉल्ट इन वाटर। ये सब क्या है? फिज़िकल चेंजेस के एग्जांपल। बाकी सब तो ईजियर हैं, बस आप ये देख लीजिए। क्रिस्टलाइजेशन जैसा कि आपने पढ़ा होगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स फॉर्म होना। तो ये सब किस में आते हैं? फिज़िकल चेंजेस में होते हैं, जिनको हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिसमें कॉम्पोजिशन और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आने लगते हैं। जैसे कि कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाए या कुछ ऐसा हो जो हम नॉर्मली विजिबल नहीं है हमें, या उनका कॉम्पोजिशन ही चेंज हो जाए एलिमेंट्स का, तो वो किस में आएगा? केमिकल चेंजेस में। अब केमिकल चेंजेस के एग्जांपल क्या हैं? बर्निंग ऑफ फ्यूल, बर्निंग ऑफ कैंडल एंड पेपर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोसिंथेसिस, राइपनिंग ऑफ फ्रूट। ये सब किसके एग्जांपल हैं? केमिकल चेंजेस के, क्योंकि इनको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि जो बर्निंग ऑफ कैंडल है वो फिज़िकल और केमिकल चेंज दोनों में आता है, क्योंकि हम उसे ऑब्ज़र्व भी कर सकते हैं और जो इंटरनली चीज़ें हो रही हैं उसको हम ऑब्ज़र्व नहीं करते, जो केमिकल चेंज हो रहा है। पर जो हम बाहर से ऑब्जर्वेशन देखते हैं उसके अकॉर्डिंग से हम उसको फिज़िकल चेंजेस भी कहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी लिक्विड जो है वो वेपर्स में चेंज होता है, तो उसका वो जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। जो हमारे आसपास एनवायरनमेंट में जो प्रेशर है उसके इक्वल हो जाए अगर वो वेपर प्रेशर लिक्विड का, तो उसको हम क्या कहेंगे? उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज़ कहाँ पर होता है? वहाँ पर ज़्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट जहाँ पर इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा होती हैं। इम्प्योरिटीज़ सी वाटर में ज़्यादा होती हैं कंपैरेटिवली टू प्योर वाटर। तो सी वाटर को अब बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है प्योर वाटर के कंपैरिजन में। नेक्स्ट यहाँ पर है हाई एल्टीट्यूड पे। हाई एल्टीट्यूड मतलब हाइट पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होता है सी लेवल से। इस वजह से जो वाटर बॉयल होता है लो टेम्परेचर पर, उसमें 100 डिग्री से कम पे ही बॉयल हो जाता है वो। पर लेकिन जो फूड होता है उसको बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, ये आपने ऑब्ज़र्व किया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है प्रेशर कुकर का एग्जांपल। इसमें कहा है कि जो प्रेशर है वो ज़्यादा होता है प्रेशर कुकर के अंदर, इसकी वजह से जो वाटर जो बॉयल है वो हाई टेम्परेचर पे होता है। और उसके बाद क्या है कि जो इसका मतलब क्या हुआ, जो वाटर बॉयल हाई टेम्परेचर पे होता है तो दैट इज़ करके यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, मतलब फट जाएगा। और जो फूड है वो जल्दी बनेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है? प्रेशर जो है वो हाई है, इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होगा और क्या होगा? फूड जल्दी बनेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे द एयर एस्केपिंग फ्रॉम अ पंचर टायर इज कोल्ड बिकॉज द एयर एस्केप्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब जैसे किसी टायर में पंचर होता है तो उसमें से जब एयर बाहर निकलती है तो हमने उसको फील किया होगा कि वो ठंडी होती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि अंदर जो प्रेशर है टायर के वो बहुत हाई है, बाहर प्रेशर लो है, तो इस वजह से वो ज़्यादा से कम की तरफ आता है, तो वो हमें कोल्ड एयर फील होती है, कोल्ड एयर को हम फील कर पाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे एटम, मॉलिक्यूल एंड एलिमेंट। एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है मैटर का जो एक केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है।
पर ये फ्री स्टेट में प्रेजेंट नहीं होते हैं। फ्री स्टेट इन द सेंस कि अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं ये। अब क्या है, एटम्स 3 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की हम एक सिंपल सी थ्योरी देखते हैं कि बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। अब जो बीच में न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में से जो प्रोटॉन्स होते हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, उन पर कोई चार्ज नहीं होता। और जो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते हैं उन पर नेगेटिव चार्ज होता है। इस वजह से वो बैलेंस्ड रहता है। क्या बैलेंस रहता है? एटम। अब यहाँ पे बताया गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, एटम के सेंटर में, जबकि इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। और जो एटम है वो बहुत सारे एटम्स कंबाइन होकर क्या फॉर्म करते हैं? मॉलिक्यूल्स। जो स्मॉलेस्ट पार्ट है मैटर का, किसमें? जो एग्जिस्ट करता हो, मतलब मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, एटम्स एग्जिस्ट नहीं करते। अब क्या है कि मॉलिक्यूल्स अलग अलग तरीके के भी हो सकते हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स तो एक ही टाइप के होते हैं पर लेकिन कॉम्बिनेशन अलग तरीके से होता है। मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, जहाँ पे सेम एलिमेंट्स कंबाइन हो जाते हैं, और फिर एक फॉर्म होता है कंपाउंड, जहाँ पे अलग अलग एलिमेंट्स कंबाइन होकर एक कंपाउंड बना लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि एलिमेंट, जैसे कि किसी में एक टाइप का एलिमेंट होता है, जैसे कार्बन, सल्फर, डायमंड, ये सब अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, इनके मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हमने सुना होगा C6 कार्बन। तो ये सब इस तरीके से मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करते हैं, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, पर लेकिन नंबर किसका डिफरेंट होता है? न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट होता है। अब न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट होता है, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं, H1 1, H1 2, 1H3। तो इस तरीके से हमारे पास ये 3 एग्जांपल दिए। तो इसमें हमने क्या देखा कि प्रोटॉन्स का नंबर सेम है, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो तीनों में सेम है, मतलब न्यूक्लियस के में सब में पॉजिटिव एक ही प्रेजेंट है, दैट इज़ प्रोटॉन। पर जो उसमें न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स सब में अलग अलग प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या होगा, उनका जो मास नंबर होगा वो डिफरेंट होता जाएगा। इसका मतलब जैसे 1H1 में जो न्यूट्रॉन है वो 1 है तो उनका मास नंबर 1 रहा, नेक्स्ट में 2 है तो 2, नेक्स्ट में 3 है न्यूट्रॉन तो 3। इस तरीके से आइसोबार्स वो होते हैं जिनमें मास नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। यहाँ पर एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है उसका। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं कि मास नंबर आर्गन और क्रिप्टन का दोनों का सेम है, जबकि एटॉमिक नंबर दोनों का डिफरेंट है। आर्गन, क्रिप्टन और कैल्शियम तीनों का सेम है यहाँ पर, और जो एटॉमिक नंबर है वो तीनों का डिफरेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक आता है डेटिंग टेक्निक। डेटिंग टेक्निक में होता क्या है, हमें नॉर्मली हमने बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ी होंगी स्टार्टिंग से, कि जैसे किसी की भी फॉसिल की एज पता करनी होती है कि वो कितना पुराना है, तो हम कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं? कार्बन डेटिंग प्रोसेस। तो उसी तरीके से रेडियो कार्बन डेटिंग, उनकी एज वगैरह पता करना, उस प्रोसेस के बारे में दिया हुआ है ये कि रेडियो कार्बन डेटिंग जो है वो यूज़ करी जाती है जो भी मटेरियल है जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है उन सब की एज पता करने के लिए। और यूरेनियम डेटिंग उनकी एज पता करने के लिए यूज़ करी जाती है जिनमें जो यूरेनियम कंटेनिंग होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ उसमें अंश प्रेजेंट होते हैं उसके, जैसे कि अर्थ है, मिनरल्स है, रॉक्स है, ये सब यूरेनियम डेटिंग से पता चलता है हमें। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे कोलॉइड्स। अब कोलॉइड्स क्या है? यहाँ पर कोलॉइड्स में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो कोलॉइड्स में हम पहले स्टार्टिंग से सिंपल चीज़ें देखते हैं कि कोलॉइड्स हैं क्या। ये वो हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है जिसमें, मतलब ये एक हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है जिसमें 2 फेजेस होते हैं, डिस्पर्स्ड और डिस्पर्जन मीडियम। एक हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन हम एक तरीके से वो कह सकते हैं कि जिसमें डिफरेंट मटेरियल को जो एक दूसरे में इंटरमिक्स नहीं हो सकते, उन किन्हीं 2, 3, 4 चीज़ों का मिक्सचर।
अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम। अब डिस्पर्स फेज क्या होता है, जिसमें जो कॉलाइडल पार्टिकल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कॉलाइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, वो होता है डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्जन मीडियम होता है जिसमें कोलाइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं होते। मतलब एक तरीके से हम देख सकते हैं, जैसे हमने पानी में चॉक का जो मिक्सचर होगा, हमने उसको उसमें घोला, तो उसके बाद जो चॉक के पार्टिकल्स होंगे वो एक तरीके से कोलॉइड की तरह वर्क करेंगे और वो उसमें डिसॉल्व नहीं होंगे और वो धीरे 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 पानी में नीचे सेटल डाउन होते जाएंगे। तो वो क्या हुआ, उसमें कोलाइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम जैसे हमने पानी में सॉल्ट या शुगर डिसॉल्व करी, तो सॉल्ट या शुगर जो है वो उसमें कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाएगी, हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे फिर उसमें। नेक्स्ट यहाँ पे आता है टिंडल इफेक्ट, जिसमें ये दिया गया है कि दी शो टिंडल इफेक्ट, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल। जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं, जो ये माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, इनकी वजह से टिंडल इफेक्ट होता है। क्या होता है टिंडल इफेक्ट, जैसे कि लाइट की स्कैटरिंग दिखती है, लाइट हमें फैलती हुई दिखाई देती है इधर उधर। नेक्स्ट आता है ब्राउनियन मूवमेंट। अब ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, ब्राउनियन मूवमेंट या मोशन, कोई भी कुछ भी बोल सकते हो आप, वो जो पार्टिकल्स होते हैं उनका फ्लूइड में जो रैपिड मूवमेंट होता है, बहुत सडन मूवमेंट होता है, जल्दी 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 जो मूवमेंट होता है उनका कंटिन्यूस, उसको हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कोलॉइड्स कैन बी डिस्पर्जन मीडियम लविंग और डिस्पर्जन मीडियम हीटिंग। अब जो कॉलॉइड्स हैं वो डिस्पर्जन मीडियम के लिए लविंग और हीटिंग दोनों, लविंग हीटिंग से मतलब है यहाँ पर कि वो उसको सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अब लविंग से मतलब क्या हुआ कि सपोर्टिव, सपोर्टिव का मतलब हुआ कि जहाँ पे एफिनिटी, जहाँ पे वर्किंग पावर, जहाँ पे उसकी जो बाउंड करने की एबिलिटी जो होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी डिस्पर्जन के लिए, जबकि जो हीटिंग मीडियम है उसमें एफिनिटी नहीं होगी। जो लायोफिलिक कॉलॉइड्स होते हैं वो बहुत स्टेबल होते हैं और रिवर्सेबल होते हैं, मतलब दोबारा से चेंज हो सकते हैं अपनी ओरिजिनल या फिर प्री वे में, उनको क्या बोलते हैं, लायोफिलिक कॉलॉइड्स। नेक्स्ट यहाँ पे आता है डायलाइसिस। अब डायलाइसिस में क्या है कि डायलाइसिस वो टेक्निक होती है जिसमें कॉलॉइड्स को प्योरीफाई किया जाता है, या फिर एक तरीके से जो किडनी डायलाइसिस होती है उसमें क्या करते हैं, ब्लड को प्योरीफाई करते हैं, और इस डायलाइसिस में कॉलॉइड्स को प्योरीफाई किया जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे बैटरी पे। अब बैटरी क्या है, बैटरी एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। अब जो बैटरीज़ हैं वो दो टाइप की होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राइमरी बैटरी है वो नॉन रिचार्जेबल होती है और जो सेकेंडरी बैटरी है वो रिचार्जेबल होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइमरी बैटरी क्या है। प्राइमरी बैटरी नॉन रिचार्जेबल है, जैसा कि हमने देखा, एक्ट एज गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या होता है, गैल्वेनिक सेल वो सेल होता है जिससे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो रिडॉक्स रिएक्शन से जल्दी ही, बहुत स्पॉन्टेनियसली, बहुत सडनली रिडॉक्स रिएक्शन उसमें होने लगती है। किसके अंदर, सेल के अंदर। वो होते हैं, क्या होते हैं वो, गैल्वेनिक सेल्स। इनको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स भी कहा जाता है। इनका नाम गैल्वेनिक सेल्स इसलिए रखा गया था क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया था उनका नाम क्या था, ल्यूजी गैल्वेनी। ल्यूजी गैल्वेनी उस साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने गैल्वेनिक सेल को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट इसमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं प्राइमरी बैटरीज के, जो कि ड्राई सेल, मरकरी सेल, डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे सेकेंडरी बैटरीज। सेकेंडरी बैटरीज वो होती हैं जो रिचार्जेबल होती हैं, जिनको हम दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं। ये भी एक तरीके से गैल्वेनिक या फिर वोल्टेक सेल की तरह एक्ट करती हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है। वोल्टेक सेल भी सेम होता है। वोल्टेक सेल का नाम एलेसेंड्रो वोल्टा के नाम पे रखा गया था, ये साइंटिस्ट थे। और इसमें जो सेल्स आते हैं वो लीड स्टोरेज बैटरी, निकल कैडमियम बैटरी, ये सब इनमें सेकेंडरी बैटरीज का एग्जाम्पल है। जो इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग के प्रोसेस में जो क्रूड ऑयल है
जैसे कि हम किसी चीज़ का भी रिफाइनिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में किसी चीज़ को हम रिफाइन कर रहे हैं, तो जो क्रूड मेटल है, वो क्रूड मेटल जो है वो एनोड पर जाता है, जबकि जो प्योर मेटल है वो कैथोड पर जाके स्टिक हो जाता है। इस तरीके से हमें प्योर मेटल और जो इम्प्योरिटीज़ हैं हम उनको अलग कर पाते हैं और उन्हें रिफ़ाइन कर पाते हैं। रिफ़ाइन करने का मतलब यही है कि इम्प्योरिटीज़ को अलग करना प्योर मेटल से। जैसे कि हम इस प्रोसेस से क्या क्या कर सकते हैं, इस प्रोसेस से हम काफ़ी सारे मेटल्स को रिफ़ाइन करते हैं, जैसे कि कॉपर। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो हमारा है कोरोजन। हम कोरोजन को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास हमारी यहीं तक है। बाकी जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।